हाय माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी को टाइटल और थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का रिवीजन करवा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो आपका एसएससी हुआ, बैंक हुआ, रेलवे हुआ, पटवारी हुआ, ग्रुप डी हुआ, पुलिस हुआ, रीट हुआ, जैसे एमएससी एंट्रेंस हुआ, कई सारे एग्जाम हुए जिसमें क्या है, साइंस ज़्यादातर पूछी जाती है। तो आप आर्ट्स से हो और आप मैथ्स से हो तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है। तो आज मैं संपूर्ण इस बायोलॉजी में ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन जो कि खान सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड की गई है, तो उसको आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो देखिए, कंप्लीट क्रैश कोर्स है, एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। यानी बायोलॉजी आएगी तो इन्हीं टॉपिकों से कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है साथियों। तो ये महामैराथन क्लास है, इसको जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा आप रट लीजिए, आपके पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि अपन कौन कौन से जो कंटेंट है उनको अपन रेडी कर रहे हैं इस वीडियो के अंतर्गत, किसको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए साथियों, आप सभी को पता है सबसे पहले बायोलॉजी के अंदर अगर बायोलॉजी पढ़ी जाती है, जीव विज्ञान पढ़ते हैं अपन, तो सबसे पहले अपन सेल की बात करते हैं। सेल का मतलब होता है कोशिका। ऐसा ना समझना को दोस्तों कि सेल का फिजिक्स में मतलब बैटरी होता है और केमिस्ट्री में अलग मतलब होता है, बाकी और इंग्लिश में और अलग मतलब होता है। तो ऐसा नहीं है, अपन क्या है, सेल अलग बात करेंगे, जो बायोलॉजी के अंतर्गत आती है उस सेल की बात करेंगे। इसके बाद स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण जो तथ्य है उनकी बात करेंगे। पेशीय तंत्र की बात करेंगे। इसके बाद पाचन तंत्र की बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, श्वसन तंत्र की बात करेंगे, श्वसन तंत्र की बात करने के बाद परिसंचरण तंत्र, इसके बाद रक्त की बात करेंगे यानी ब्लड की बात करेंगे, और ब्लड के जो ग्रुप है उनकी बात करेंगे। लगभग के लगभग सारे आपके टॉपिक इसमें हो जाएंगे, लगभग नहीं कंप्लीट ही हो जाएंगे। उत्सर्जन तंत्र की बात करेंगे और नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करेंगे, सेंस ऑर्गन की बात करेंगे। सेंस ऑर्गन आपकी 5 होती हैं, ज्ञानेंद्रियों की बात करेंगे, ग्लैंड्स की बात करेंगे, और आपकी जो 14 पे कैविटी ऑफ बॉडी यानी शरीर की गुहाओं के बारे में बात करेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे और मानव के रोग के बारे में बात करेंगे। डिजीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है साथियों। तो अपन सबसे पहले अपन जिस टॉपिक से बात करते हैं वो है अपना बायोलॉजी। तो पहले अपन बायोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। तो बायोलॉजी देखिए, बायो प्लस लॉजी। तो देखिए, बायोलॉजी का हिंदी में जो शाब्दिक अर्थ होता है वो जीव विज्ञान होता है। वैसे अगर इसको दो भागों से मिलकर, दो शब्दों से मिलकर बनाया, बायोस प्लस लोगास, ठीक है। तो बायोस का मतलब होता है जीव, जीव जंतु, और लोगास का मतलब है टू स्टडी। तो इसका मतलब हो गया कि जीवों का अध्ययन किसमें किया जाएगा, बायोलॉजी के अंदर कीजिए, ठीक है। तो अपन बात करते हैं इंपोर्टेंट तथ्य, क्योंकि हमें इतना गहरा अध्ययन तो करना नहीं है, हमें तो एग्जाम फाइट करना है, और एग्जाम फाइट करने के लिए आपको इंपोर्टेंट तथ्यों की जरूरत होती है, वो हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, बहुत हेल्पफुल वीडियो बनने वाली है आपके लिए। तो देखिए, सजीवों का अध्ययन अपन कहाँ करते हैं, जीव विज्ञान के अंदर करते हैं। सजीव आप लोग जानते होंगे कि जिनके अंदर जीवन पाया जाता है, जीवन पाया जाएगा वो क्या होंगे, सजीव होंगे। तो सजीवों का अध्ययन अपन कहाँ करेंगे, बायोलॉजी के अंतर्गत करेंगे, यानी मृत का अध्ययन नहीं करेंगे बायोलॉजी के अंदर। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, आपका क्वेश्चन बनता है कंपटीशन एग्जाम में कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो इसे कहेंगे आप अरस्तु को, ठीक है। जीव विज्ञान की 2 शाखाओं में बांटते हैं, जीव विज्ञान को आप 2 शाखाओं में बांटेंगे, एक होती है जूलॉजी, एक होती है बॉटनी। कौन कौन सी भाई, एक तो जूलॉजी होती है और दूसरी कौन सी होती है भाई मेरे भाई, दूसरी होती है बॉटनी। तो पहले बात करते हैं कि भाई जूलॉजी तो इंग्लिश में है, हमें हिंदी में बताओ थोड़ा सर। तो देखिए, जूलॉजी होती है, इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जू चिड़ियाघर से समझ सकते हैं, जंतुओं का अध्ययन करेंगे। आपकी जो बॉटनी होती है इसमें आप किसका अध्ययन करेंगे, प्लांट का अध्ययन करेंगे। किसका साथियों, प्लांट्स का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब बात करें कि जूलॉजी के जनक कौन है, तो जूलॉजी के जनक भी आपके अरस्तु हैं, और बायोलॉजी के जनक भी कौन है, अरस्तु हैं। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। अब बात करते हैं बॉटनी की, यहाँ नहीं दिया है साथियों, मैं बताता हूं। बॉटनी के जो जनक हैं वो है आपके थियोफ्रेस्टस। कौन है साथियों, थियोफ्रेस्टस। और अगर अब बात करेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक की, कोशिका। कोशिका मतलब सेल। तो सेल के बारे में अपन बात करेंगे। देखिए, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, यानी स्टडी ऑफ सेल। किस किताब के अंतर्गत अपन करेंगे, तो वो आपकी जो बुक है वो साइटोलॉजी है, ठीक है। क्या है भाई, साइटोलॉजी। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है साथियों, ठीक है। इसके बाद साइटोलॉजी के अलावा इसे सेल बायोलॉजी भी बोलते हैं साथियों, सेल बायोलॉजी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होने का, सेल बायोलॉजी भी अपन बोलते हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज, बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका की खोज किस साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी,
तो ये की गई थी आपके 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने, किंतु इनके द्वारा जो कोशिका खोजी गई थी वो आपकी डेड कोशिका थी, यानी मृत कोशिका थी। ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, क्वेश्चन बनता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहेंगे, तो ये आपको किसे कहेंगे, रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट को क्या कहेंगे, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहेंगे। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। आगे बात करते हैं कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज, यानी यहां आएगी आपकी कौन सी, सजीव कोशिका, जीवित कोशिका, तो इसकी खोज की थी आपकी 1674 ईस्वी में। ये आपके साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है, कई बार रिपीट होता है कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है भाई, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसके बाद फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी इन्होंने ही बैक्टीरिया की खोज की, और इसीलिए बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु की बात हो रही है। ठीक है साथियों, इसलिए बैक्टीरियो के इसको अपन क्या कहेंगे, फादर कहेंगे, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है कि सर जो आपकी कोशिका, मृत कोशिका है वो क्या है, वो खोजी गई थी, आपके जो छाल होती है ना, पेड़ की छाल, वो उस छाल में कॉर्क नामक एक जैसे आप कभी कभार आपने बर्फ खाई होगी तो उसके ऊपर एक कॉर्क जैसा ढक्कन लगा रहता है, उसे अपन बोलते हैं कॉर्क, तो उसमें खोजी थी डेड, और ये बैक्टीरिया में। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने, ये सन तो ज्यादातर कोई नहीं पूछता है, तो सन को तो याद करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे मेंशन किया है तो एक बार देख ही लेते हैं कि 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर किसकी खोज की थी, केंद्रक, और केंद्रक को अपन इंग्लिश में बोलते हैं कैरियम। ठीक है, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट हुक ने, कोशिका की खोज नहीं सॉरी, केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, कंफ्यूज नहीं होना है, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज, और अपन बात करें कि कोशिका की खोज किसने की थी, वो की थी आपकी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और सजीव कोशिका की बात आ जाए तो ये आपकी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे कि एक सेल थ्योरी दी गई थी, यानी कोशिका सिद्धांत, तो ये किसके द्वारा दिया गया था, स्लीडन एवं स्वान के द्वारा, ये दो साइंटिस्ट थे, इन दोनों साइंटिस्टों के द्वारा क्या दिया गया था, कोशिका सिद्धांत दिया गया था साथियों। कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना होता है, जिस प्रकार एक मकान किससे बना होता है साथियों, एक मकान ईंटों से बना होता है, ईंट मिलकर एक दीवार का निर्माण करेंगी, ऐसे ही दीवार मिलकर क्या है, इसका एक कमरे का निर्माण करेंगी, और कमरे मिलकर क्या है, एक घर का निर्माण करेंगे। तो इसी प्रकार कोशिका होती हैं, जो कोशिका, कई सारी कोशिका मिलकर क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं साथियों, और ऊतक मिलकर ऐसे ही अंग बनाते हैं। तो ये सिस्टम अपना पूरी बॉडी तक चलता रहता है, जैसे ये वाली कहानी मैंने सुनाई थी, किसकी, मकान वाली। ठीक है, आगे बात करते हैं कि मृत कोशिकाओं को अपन क्या बोलते हैं, नेफ्रोसिस बोलते हैं। ठीक है, मृत कोशिकाओं को अपन क्या बोलेंगे, नेफ्रोसिस बोलेंगे। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा कौन सी होती है साथियों, सबसे छोटी कोशिका का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना साथियों, और इन क्वेश्चनों को अगर आप लिखना चाहें तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका, तो इस संसार में जो सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, इन दोनों को स्टार लगा दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं साथियों कि सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की बात हो रही है, मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है, और स्नायु कोशिका भी बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका को क्या बोलेंगे, स्नायु कोशिका की होती है। ठीक है, इसके बाद अपन दो नोट हैं उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, कोशिका से जो क्वेश्चन बनेंगे वो इतने कंप्लीट हो जाएंगे, दो नोट कंप्लीट करते हैं कि तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी कोशिका पाई जाती है जिसके अंदर कोई भी सेल डिवीजन यानी कोई भी विभाजन देखने को नहीं मिलता, बाकी कोशिकाओं में देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं कि अतः या क्षतिग्रस्त, यानी क्षतिग्रस्त का मतलब इस पे चोट लग गई, टूट फूट हो गई तो ठीक नहीं हो सकती। जैसे आपके ब्रेन में, जैसे कभी कभार एक्सीडेंट होता है ना साथियों, तो एक्सीडेंट में कभी ब्रेन में चोट लग जाती है तो तुरंत ही जो एक्सीडेंट हुआ है वो व्यक्ति मरने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, बिकॉज क्योंकि उन सेल, आपकी जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसमें क्या है, सेल डिवीजन नहीं होता, क्योंकि वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं साथियों। तो देखिए, क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता, इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र क्या हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है साथियों। ठीक है, तो एकमात्र ऐसी कोशिकाएं बॉडी के अंदर कौन सी है, तंत्रिका कोशिकाएं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कि सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कहां देखने को मिलेगा, आपकी बॉडी के अंदर जो लीवर है, लीवर को अपन जिगर भी बोलते हैं, ये दोस्तों जिगरा है आपका, जैसे लीवर क्या है, जिगरा है, जिगरा। तो इसे अपन तीन नाम हो गए, जिगर, लीवर और यकृत, कोई भी नाम आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होने का। यहां अपने क्षतिग्रस्त कोशिका को स्वतः ही ठीक कर लेता है, अगर आपके लीवर में चोट लगी है तो तुरंत ही आप ठीक हो जाते हैं। और ऐसे कहीं आपके हाथ कट गया है तो हाथ पे कुछ समय बाद हाथ की जो खाल है, वो मेम्ब्रेन है, पूरी भर जाती है और आपको एक स्मूथ, जैसी पहले खाल थी, आपकी स्किन पहले थी वैसी दिखाई देती है। तो ये तो आपकी कोशिका से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं कि कोशिका के अंग यानी कोशिकांग, यानी
बात हो रही है कोशिका के अंदर जो जो चीज पाई जाती है ना, उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। तो जैसे आपकी सेल होती है, उस सेल के अंदर कई सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है। तो कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, जीव द्रव्य हुआ, केंद्रक द्रव्य हुआ, राइबोसोम हुआ, जैसे लाइसोसोम हुआ, अंतःप्रदबी जालिका हुई, इन सारी की एक एक करके बात करेंगे कि इनके कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए मेन रिवीजन में बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी है। तो देखिए अपन बात करते हैं जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य को अपन बोलते हैं इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं साथियों? प्रोटोप्लाज्म। तो अब बात करते हैं जीव द्रव्य की। तो इसकी खोज जो खोज की गई थी साथियों, डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी? पुरकेंजे के द्वारा। तो बिल्कुल इंपोर्टेंट बनता है कि जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी पुरकेंजे के द्वारा। तो देखिए ये आपकी कोशिका होती है, इस कोशिका के अंदर, ये इस कोशिका के अंदर, संपूर्ण कोशिका के अंदर कुछ द्रव्य जैसा पदार्थ भरा रहता है। उस द्रव्य जैसे पदार्थ को अपन बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं साथियों? प्रोटोप्लाज्म। तो इसकी बात करते हैं कि यहां एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। कैसा? तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। क्या बोलते हैं अपन? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। इसे जीवन का आधार बोलते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलता है कि आपके शरीर, आपके जीवन का आधार किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपकी जीव द्रव्य को बोला जाता है, ठीक है। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव्य के अंदर होती हैं। कौन से द्रव्य के अंदर साथियों? जीव द्रव्य के अंदर। यानी जितने भी जैविक क्रियाएं, बायोलॉजिकल रिएक्शन है, वो कहाँ होंगी आपकी? जैसे खाना हुआ, पाचन, खाने का पाचन हुआ, रेस्पायरेशन यानी श्वसन हुआ, उत्सर्जन हुआ, सारी जो क्रियाएं हो रही हैं वो कोशिका के अंदर हो रही हैं, ठीक है। इसमें आपका 80% क्या मिलेगा? 80% आपका H2O यानी वाटर मिलेगा, ठीक है। इस भाग में वाटर का बना होता है। ये दो प्रकार का होता है। अब जीव द्रव्य की बात कर लेते हैं कि जीव द्रव्य के नहीं, कोशिका के बीचों बीच क्या मिलेगा आपको? केंद्रक मिलेगा, और केंद्रक के अंदर मिलेगा केंद्रक द्रव्य, ठीक है। क्या मिलेगा साथियों? केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य। और कोशिका के और जो कोशिका है, उस कोशिका के अंदर आपको जीव द्रव्य तो जो केंद्रक द्रव्य और आपके जो कोशिका द्रव्य, दोनों को मिला के क्या बन जाता है? जीव द्रव्य बन जाता है, ठीक है। लेकिन अपन बात किसकी कर रहे हैं? इसके दो प्रकार की। तो दो प्रकार कौन से हो गए? एक तो केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा है, एक तो वो प्रकार हो गया, और एक कोशिका के अंदर भरा है वो प्रकार हो गया। तो ठीक है, अपन बात करते हैं कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, दो द्रव्य किसके अंदर होते हैं? जीव द्रव्य के अंदर, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि कोशिका द्रव्य कोशिका को सूखने से बचाता है। यानी जो प्रोटोप्लाज्म है उसका कार्य क्या होता है? अगर कार्य पूछ ले आपसे, कॉमन सी नॉलेज आनी चाहिए, तो उसके अंदर एक्चुअली सी बात है, ऑफिशियली सी बात है कि H2O मिल रहा है, जल मिल रहा है। तो जल मिल रहा है तो जल का मतलब कैसा होता है? गीला होता है ना। तो इसलिए ये कितना है? 80%। तो इसकी अधिकता से होने के कारण ये क्या करेगा? सूखने से बचाएगा साथियों। इसके बाद कोशिकांग दूसरा आता है सेल भित्ति, यानी कोशिका भित्ति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं साथियों? सेल वॉल। यह सेलुलोज का बना होता है। जो सेल वॉल है ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो ये क्या है? मानव में नहीं पाई जाती, ये आपके प्लांट्स में देखने को मिलती है। तो एक अपवाद मिल जाता है कि ऐसी कौन सा कोशिकांग है जो मानव में देखने को नहीं मिलता है। तो वो आपका जो कोशिकांग हुआ, कौन हुआ? सेल वॉल यानी हुआ। केवल कहां देखने को मिलेगा साथी? पादपों के अंदर देखने को मिलेगा। यह पेड़ पौधों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। इसका कार्य क्या हो गया? पेड़ पौधों की सुरक्षा करना। जीवाणु एक पादप है। जीवाणु क्या है भाई? एक पादप है, और इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। बात कर ले कि पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है आपकी किसकी? सेलुलोज की। और आपकी जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? पेप्टिडोग्लाइकेन की, ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती? कायरिन, और इसे काइटिन भी बोलते हैं। ज्यादातर ऑप्शन काइटिन देखने को मिलेगा साथियों। तो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की, जीवाणु की पेप्टिडोग्लाइकेन की। तीनों स्टार लगा देना साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी कंपटीशन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। एक बार फिर से रिमाइंड करा लेता हूं कि आपकी जो सेल वॉल है वो प्लांट्स के अंदर सेलुलोज की बनी होती है, जीवाणु के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की देखने को मिलेगी, और आपके जो कवक है उसके अंदर आपको किसकी मिलेगी? काइटिन की मिलेगी, ठीक है। यहां तक कोई समस्या, अगर आपको एक भी समस्या आती कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आपके रिप्लाई करता हूं एक एक कमेंट का। तो अपन बात कर लेते हैं कोशिका झिल्ली की। ये दूसरा कोशिकांग आ गया, कोशिका झिल्ली। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं साथियों? सेल मेम्ब्रेन। इसकी बात करें कि यह जंतु और पादप दोनों में देखने को मिलेगी। कौन? सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल अलग है, सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है। कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। ये आपकी कोशिका हो गई। इस कोशिका के बाहर तो क्या है? अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में तो मिल जाएगी सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल देखने को मिलेगी।
और इसके अंदर क्या देखने को मिलेगी भाई, इसके अंदर देखने को मिलेगी सेल मेम्ब्रेन। क्या भाई, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और अगर सेल मेम्ब्रेन है तो इसके अंदर ही सारे अवयव और जितने भी अवयव होंगे वो सारे किसके अंदर पाए जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, क्योंकि सेल वाल तो बाहर रहेगी ना साथी। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है, यानी ये जो सेल वॉल होती है, इस सेल वॉल बाहर से कौन से कोशिकांग अंदर लेने हैं और कौन से कोशिकांग बाहर छोड़ने, उन कोशिकांगों की, उन अवयवों की, उन पदार्थों को क्या करता है, नियंत्रण करता है। क्या करता है भाई, नियंत्रण करता है। सॉरी माई मिस्टेक, मैंने बताया था यहां से कोशिकांग बाहर नहीं जाते साथियों, यहां से मटेरियल जो कोशिकांगों के द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि हार्मोन हुए, कई सारे रस हुए, पाचन एंजाइम हुए, तो इसके द्वारा क्या जाते हैं, बाहर जाते हैं। ठीक है, इस यही निर्णय करता है कि कौन चीज बाहर निकालनी है, कौन चीज, जैसे कि आपके स्कूल में जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है, तो उसको क्या है, किसको अनुमति देनी है, किसको अनुमति, जैसे एडमिट कार्ड चेक करके आपको अंदर पेपर देने के लिए ले जाया जाता है। इस प्रकार ये किसका कार्य करती है, वोटर का कार्य करती है। कौन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अंदर जाने, सिक्योरिटी गार्ड, बॉर्डर तो आपकी सेल वाल कर रही है, सिक्योरिटी गार्ड का कौन कार्य कर रही है, सेल मेम्ब्रेन। यह अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य का मतलब कुछ ही चीजों को अंदर आने देगी और कुछ ही चीजों को बाहर जाने देगी। जैसे आपके एडमिट कार्ड है तो अंदर जाओ, नहीं है तो बाहर रहो, ये रहता है। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट कोशिकांग की बात करेंगे, वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको एक और नाम होता है सूत्रकणिका। किसका, माइटोकॉन्ड्रिया के एक और नाम सूत्रकणिका है। तो ये आपको कोशिका में देखने को मिलेगा। तो इसकी जो खोज की थी आपके कौन से साइंटिस्ट ने, अल्टमैन के द्वारा की गई थी साथियों। कौन से साइंटिस्ट थे, माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमैन के द्वारा की गई थी। यहां आपको कौन सा श्वसन देखने को मिलेगा, O2 रेस्पायरेशन, यानी कि ऑक्सी श्वसन देखने को मिलेगा। कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, यहां क्रेव चक्र चलता है। आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि कोशिका के किस कोशिकांग में क्रेव चक्र देखने को मिलता है, तो वो आपका कोशिकांग हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं। भाई क्रेव चक्र होगा तभी तो क्या बनेंगे, एटीपी। अब बात करते हैं भाई एटीपी का पूरा नाम, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है भाई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण से इसे कोशिका का क्या कहा जाता है भाई, पावर हाउस कहा जाता है, शक्ति गृह। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ट्रिपल स्टार लगा देना साथियों। यानी कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया को कहा भी जाता है, तो क्यों कहा जाता है, तो वो कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा बनती है। और ऊर्जा क्यों बनती है, क्योंकि इसके अंदर क्रेव चक्र होता है। और क्रेव चक्र होता है तो इससे क्या हुआ, तो इससे ये हुआ भाई एटीपी बन रही है, ग्लूकोज बनता है। आप भी जब एनर्जी लेने के लिए ग्लूकोज का पानी पीते हैं तो इसलिए ये कार्य हो रहा है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या बोलते हैं अपन, क्रिस्टी बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया आपके यहां मिलेगा, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अंदर ऐसे ऐसे ओवार देखने को जो मिलेंगे, इन ओवारों को अपन क्या बोलेंगे, क्रिस्टी बोलेंगे। ठीक है, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया खत्म। इसके बाद आपका अगला कोशिकांग आता है अंतःप्रदबीज जालिका। कौन सा भाई, अंतःप्रदबीज जालिका। इसको अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। रेटिकुलम बोलने के साथ इसको शॉर्ट फॉर्म में ईआर बोलते हैं। ठीक है, ईआर बोल दिया शॉर्ट फॉर्म में। यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है। जैसे आपकी कोशिका होती है, जैसे आपकी बॉडी को कौन आंतरिक सहायता प्रदान करता है, कंकाल करता है। इसी प्रकार एक ढांचा है, कोशिका को दबने, पिचकने, सारी क्रियाओं से रोकने के लिए ये आंतरिक सहायता प्रदान करती है। कौन, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं साथियों, तो नहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का देखने को मिलेगा आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो देखने को मिलेगा 2। तो 2 कौन कौन से टाइप है, एक है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकनी अंतःप्रदबी जालिका और खुरदरी अंतःप्रदबी जालिका। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, चिकनी होती है और खुरदरी होती है। तो खुरदरी का मान लो इसके ऊपर क्या देखने को मिलेगा, राइबोसोम। राइबोसोम के कारण ये कैसी होती है, खुरदरी होती है साथियों। तो अब बात करते हैं स्मूथ की, तो यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करती है। ये क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलता है कि आपकी चिकनी अंतर्दबी, जैसे कि एंट्रेंस वाले एग्जाम हुए, CUET PG हुआ, सही सारे एग्जाम हुए, उनमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट बनता है कि आपकी स्मूथ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कार्य करती है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कार्य करती है। तो इसका कार्य है, आप नीचे देख रहे हैं, राइबोसोम होता है। और जिसके अंदर राइबोसोम मिल जाए वो क्या करेगा, वो प्रोटीन निर्माण का कार्य करेगा। किसका साथियों, प्रोटीन निर्माण का कार्य करेगा। जहां भी राइबोसोम देखने को मिले वो प्रोटीन निर्माण का कार्य करेगा। तो ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात खत्म होती है। इसके बाद आपके राइबोसोम की बात आती है। ये भी एक कोशिका का कोशिकांग है, यानी कोशिका के अंदर
ये कोशिकांग जो मैं करा रहा हूं, ये सारे कोशिकांग इस कोशिका के अंदर मिलेंगे। तो इनका कार्य अलग अलग होता है, तभी अपनी बॉडी इतनी एनर्जी प्रदान करती है, इतना स्टेबल रहती है साथियों। तो राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम यह कोशिका के अंदर सबसे बड़ा अंग है। अब बात कर लेते हैं कि कोशिका के अंदर सबसे बड़ा अंग कौन सा देखने को मिलेगा, तो राइबोसोम। आपका पहला आंसर सीधा देखने को क्या जाएगा, राइबोसोम। और ये मैंने बता दिया, जहां भी राइबोसोम आ जाए प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। किसका साथियों, प्रोटीन का निर्माण का कार्य करता है। अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री वो बोलते हैं। यार फैक्ट्री तो तभी बोलेंगे जब वो कार्य करेगा, तो बिल्कुल यहाँ फैक्ट्री बोलने का, प्रोटीन की फैक्ट्री। जैसे कि एक खान में पत्थर होता है, पत्थर की फैक्ट्री बोलते हैं। जैसे एक फैक्ट्री के अंदर बिस्कुट बनते हैं तो बिस्कुट की फैक्ट्री बोलते हैं, इंजन बनते हैं इंजन की फैक्ट्री बोलते हैं। इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं भाई, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। यहां दो प्रकार का होता है भाई। यहां भी राइबोसोम कितने प्रकार का मिल रहा है, दो टाइप का मिल रहा है, एक 70S राइबोसोम, एक 80S राइबोसोम। तो यहां क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि भाई 70S राइबोसोम किस में देखने को मिलेगा और 80S राइबोसोम किस में देखने को मिलेगा। अभी SSC CHSL या CGL का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला था, तो 2 स्टार लगा लीजिए साथियों, ठीक है, दोनों क्वेश्चों के अंदर। कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यानी प्रोकैरियोटिक का मतलब है पुरानी कोशिकाएं, जो पहले वाली कोशिकाएं हैं उनकी बात हो रही है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आपको 70S प्रकार का राइबोसोम मिलेगा, ठीक है। ये एस क्या है भाई, एस क्यों आ रहा है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, उसने अपने नाम पे रख दिया है, ठीक है। तो ये 70S कहां देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोटिक में। प्रो का मतलब पहले और पहले का मतलब जान लेना कि आप गिनती गिनते हैं तो लास्ट में बड़ी गिनती आती है और पहले छोटी गिनती आती है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का, दोनों में 70S लगा देना पहले। प्रो मतलब पहले की बात हो रही है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखने को कौन सा राइबोसोम मिलेगा, 70S राइबोसोम मिलेगा। और 80S राइबोसोम की बात करें तो यह भारी होता है, यह यूकैरियोटिक कोशिका, यानी अब आदिम प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उनमें कौन सा राइबोसोम देखने को मिलेगा साथियों, ये देखने को मिलेगा आपका 80S राइबोसोम, ठीक है। ये एस का मतलब बता दिया है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, ठीक है, एस का मतलब यहां बता दिया है, ठीक है। इतना शानदार पीडीएफ है, आज लास्ट तक बड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा आपको। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट कोशिकांग जो आता है गोल्जी बॉडी देखने को मिलेगा, और गोल्जी एफ्रेक्टस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एफ्रेक्टस, ठीक है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, तो इसको तो याद करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि पीछे साइंटिस्ट ने अपना नाम ही लगा दिया। जैसे आजकल जैसे कोई बड़ा काम कर दे तो अपने नाम को तो लगाता ही है। जैसे अपन हर घर शिक्षा लिखते हैं, इस चैनल का नाम हर घर शिक्षा है, तो देख मैंने अपना नाम लिख रहा है रोहित भाई। तो देखिए कैमिलो गोल्जी ने किसकी खोज की थी, गोल्जी बॉडी की खोज की थी। और यह पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। जैसे एक बस सवारियों को ले जाती है दूसरे स्टॉप तक, ऐसे ही ये क्या करेगा, पदार्थ जितने भी मटेरियल कोशिका के अंदर है उसका परिवहन कौन करता है, गोल्जी बॉडी करती है, अर्थात यातायात में सहायक है। आप सभी समझ गए होंगे, बताने की आवश्यकता आगे इतनी ज्यादा नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट कोशिकांग आ जाता है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम को अपन इंग्लिश में हिंदी में अपन बोलते हैं तारककाय। तो तारककाय सेंट्रोसोम एक ही बात है, अपन बात कर लेते हैं कि ये कहाँ काम आएगा। तो इसका सेंट्रोसोम का एक ही काम होता है, सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन का मतलब है कि एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाए, 2 से 4 बन जाए। इस प्रकार के जो विभाजन है किसके द्वारा होगा, सेंट्रोसोम के द्वारा होगा। तो देखिए यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, क्योंकि मस्तिष्क में पाया नहीं जाता, तो इसलिए ही तो क्या नहीं होता, मस्तिष्क में डिवीजन नहीं होता। पहले बात हुई थी ना साथियों कि मस्तिष्क में सेल डिवीजन नहीं होता, क्योंकि तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर क्या नहीं देखने को मिलेगा, सेल डिवीजन देखने को नहीं मिलता। और वो क्यों नहीं मिलता, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं होता, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है, जिसके कारण ये सभी मैंने बता दिया है। यह केवल कहां मिलेगा, जंतु कोशिका में, प्लांट सेल में देखने को नहीं, एनिमल सेल में देखने को मिलेगा कौन, सेंट्रोसोम, ठीक है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है, सेल प्लेट के द्वारा होता है, यानी उसमें सेल डिवीजन सेंट्रोसोम के द्वारा नहीं होता है। आपका ये भी अपवाद आ गया, पहले तो सेल बॉल आई थी, यानी जो केवल किसके अंदर देखने को मिल रही थी साथियों, वो प्लांट्स के अंदर। और यहाँ सेंट्रोसोम आया है जो कि किसको, एनिमल्स के अंदर देखने को मिल रहा है और प्लांट में देखने को नहीं मिल रहा है। तो नोट कीजिए आपकी नोटबुक के अंदर, पादप कोशिका में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है, सेल प्लेट के द्वारा होता है, ठीक है साथियों। सेल प्लेट मतलब प्लेट जानते होंगे, प्लेट से प्लेट बनती जाती है। इसके बाद सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, बोवेरी नामक साइंटिस्ट ने किसकी खोज की थी, सेंट्रोसोम की खोज की थी। आप इसको भी नोट कर लेना, स्टार लगा देना इस क्वेश्चन को भी। लाइसोसोम अदर नेक्स्ट कोशिकांग आपको क्या देखने को मिलेगा, लाइसोसोम। अब लाइसोसोम एक बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार आपका बहुत ही खतरनाक आपका कोशिकांग है। ये क्या काम करता है भाई, खतरनाक कैसे है ये भी तो बताओ ना सर। तो यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है, यानी भाई पाचन तो कोशिका के अंदर ही होगा, ये भी तो सही बात है, यानी तंत्रों के अंदर होगा। जैसे
पाचन तंत्र अपना पाचन करता है भोजन का, तो ये क्या करता है, ये भोजन का पाचन नहीं करता। इसकी मेन खासियत क्या है कि कोशिका के अंदर कोई भी ऊधमबाजी करेगा ना, दखलबाजी करेगा, उसको क्या कर देगा, पचा लेगा, यानी उसको नष्ट कर देगा साथियों। तो इसका कार्य होता है अंदर पाचन का, और अंदर जल अपघटन एंजाइम छोड़ता है। जैसे इसको लगा ये कोशिका कोई ऐसे मरी गई है और बदबू आ रही है, जैसे आपके चांटा मारा किसी ने, तो चांटा मारता है तो दर्द होता है। दर्द क्यों होता है, क्योंकि कोशिकाएं मरती हैं साथियों, तो उन कोशिकाएं मर जाएंगी तो यार बदबू आ जाएगी। ऐसे आपके घर में अगर कोई सांप मर गया, बिच्छू मर गया, मेढक मर गया, तो यार 3-4 दिन बाद बदबू आने लग जाती है ना, तो फिर आप भी उसका क्या करते हैं, काम तमाम यानी बाहर फेंक देते हैं। तो इसी प्रकार क्या होता है आपके शरीर के अंदर, उसको आप कब्रिस्तान तो ले नहीं जाएंगे भाई, कब्रिस्तान में तो ये क्या करता है, लाइसोसोम एंजाइम क्या करता है, उसके ऊपर छिड़काव कर देता है, चल भाई चल भाई चल भाई बदबू आ रही है, तो इसको क्या करेगा कि पाचन करेगा उसका, ठीक है। इसके बाद कोशिका के अंदर कोई अंग यदि काम नहीं करता, मैंने बता दिया है, जो उस अंग को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। जैसे कि किसी स्कूल में एक प्रिंसिपल जो होता है, एक अध्यापक जो होता है, जैसे क्लास में कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा, कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा, उसको क्या कर देता है, लास्ट में ऑप्शन क्या होता है, उसके बाद क्लास से बाहर करने का ऑप्शन होता है। उसको मार पीट देगा, भाई क्लास से बाहर जा। अगर ज्यादा भी उधमबाजी करता है तो उसको प्रिंसिपल के पास भेज के क्या कर देगा, रेस्टिकेट करवा देगा, भाई तेरी छुट्टी है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती तो यह कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसका काम क्या होता है कि जैसे जो कोशिका होती है, इस कोशिका के अंदर क्या मिलेगा, इस साइड में बीचों बीच तो केंद्रक देखने को मिलेगा, और केंद्र के साइड इधर साइड में थोड़ा कॉर्नर की साइड में क्या देखने को मिलेगा, लाइसोसोम देखने को मिलेगा। अगर ये पूरी कोशिका कार्य नहीं कर रही, पूरे कोशिकांग कार्य नहीं कर रहे, तो इसका मतलब पूरी कोशिका कार्य नहीं कर रही, और पूरी कोशिका कार्य नहीं कर रही साथियों, तो ये क्या करेगा, इसको गुस्सा आ जाएगा, इतना गुस्सा आ जाएगा, इतना गुस्सा आ जाएगा, खुद ही फट जाएगा, और खुद फटने के बाद सारे कोशिकांगों पे क्या हो जाएगा, इसका छिड़काव हो जाएगा। कौन से रस का, अपघटन एंजाइम, जल अपघटन एंजाइम का क्या हो जाएगा, छिड़काव हो जाएगा, तो पूरी कोशिका क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो इसे आत्मघाती थैली बोलते हैं, क्योंकि इसने खुद की हत्या कर ली, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, एटम बम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए कि आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती या शरीर की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका के अंग कौन सा है, लाइसोसोम है साथियों। इसकी खोज की थी डी डूबे ने। किसने भाई, साइंटिस्ट का नाम है डी डूबे। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आपकी जो आरबीसी है, आरबीसी का मतलब क्या होता है, रेड ब्लड कार्पल्स, क्या है, रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है। आप जब भी सिटी जैसे जांच करवाते हैं ना, कोई बीमारी लग जाती है, सिटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, कई सारे टेस्ट करवाते हैं, सीबीसी करवाते हैं, तो उसमें क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सबके बारे में जानकारी होती है। तो आरबीसी का पूरा नाम क्या हो गया, रेड ब्लड कार्पल्स हो गया साथियों। तो इसमें क्या नहीं देखने को मिलेगा, राइबोसोम देखने को नहीं मिलेगा। अतः आरबीसी मरने के बाद प्लीहा में चला जाता है, क्योंकि अगर आरबीसी मर गया भाई, आरबीसी मर गया, उसकी बदबू तो आएगी ना, तो उसको भी कहीं भेजना तो होगा। तो वो क्या है, आरबीसी अगर डेथ हो जाए तो ये कहाँ चला जाएगा, फिलिया में चला जाएगा। ये भी क्या है, ह्यूमन बॉडी का पार्ट है, उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। जिस कारण एथिलीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। आरबीसी का कब्र किसे बोलते हैं भाई, एथिलीन यानी फिलिया को बोलते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। अपन इसके बाद वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यानी कोशिका को जो कंट्रोल करता है, जैसे इस स्कूल को कोई प्रिंसिपल कंट्रोल करता है, उसी प्रकार कोशिका को कौन कंट्रोल करता है साथियों, आपका केंद्र कंट्रोल करता है। एक बात आ जाती है, जैसे आपकी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, आपका ब्रेन कंट्रोल करता है, तो इसी प्रकार आपकी कोशिका को कंट्रोल करेगा आपका केंद्र। तो नेक्स्ट कोशिकांग कौन सा हो गया भाई, केंद्र। केंद्र को अपन इंग्लिश में बोलेंगे न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे साथियों, न्यूक्लियस। तो इसकी खोज जो की थी वो की थी रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने। कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन। इस कोशिका को नियंत्रित करता है, ये भी मैंने बता दी, कंट्रोल करने का कार्य करता है। अतः इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है, माइंड, सेल ऑफ माइंड। यानी कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको केंद्र को, न्यूक्लियस को। इसमें 80% क्या मिलेगी, प्रोटीन मिलेगी। तो भाई प्रोटीन मिलेगी तो आपको राइबोसोम मिलेगा ना, अभी बात हुई थी। और राइबोसोम का कार्य ही क्या होता है, प्रोटीन निर्माण का। इसके बाद अपन बात करते हैं रसदानी। नेक्स्ट कोशिकांग क्या आ गया भाई, वैक्यूल। तो वैक्यूल की बात करेंगे। यह जल को संचित करके रखता है। वैक्यूल का कार्य क्या होता है साथियों, जल को संचित करना। सबसे बड़ी संरचना आपकी बॉडी के अंदर जो सेल के अंदर देखने को मिलेगी ना, सेल के अंदर, वो आपकी वैक्यूल होती है। और वैक्यूल में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, जल मिलेगा। और जल मिलेगा क्योंकि बॉडी सेल के अंदर सबसे ज्यादा जो जीव द्रव्य है, उसके अंदर सबसे ज्यादा 80% सेल के अंदर क्या देखने को मिलता है, जल देखने को मिलता है। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ मिल रहा है, आपके रसदानी में मिल रहा है। तो इसलिए इसका आकार क्या है, बड़ा होता है। यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में बड़ा होता है।
क्योंकि पादपों में जल ज़्यादा पाया जाता है भाई, जल की ज़्यादा रिक्वायर होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण सारे दिन बाहर रहते हैं, वो धूप में रहते हैं भाई। धूप में आप रहो तो आप ज़्यादा पानी पिएंगे, और पेड़ रहते हैं तो उनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए इसलिए उनकी जो क्या होती है रसदानी यानी वैक्यूल होती है, जो क्या होती है बड़ी होती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट कोशिकांग क्या हो गया, लवक। लवक को अपन इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड। क्या बोल रहे हैं, प्लास्टिड। यहां पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है, पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग, पादपों के अंदर सबसे बड़ा कोशिकांग देखने को मिलेगा। तो वो आपका जो कोशिकांग है सबसे बड़ा, वो है आपका लवक। क्या भाई, लवक। और जंतुओं के अंदर क्या देखने को मिलता है, ये मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया है, ठीक है। तो इसके बाद यहां केवल पादपों में पाया जाता है, ये 3 प्रकार होता है। अब लवक की बात करें कि लवक कितने प्रकार के होते हैं, प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। तो इसकी भी जानकारी कर लेते हैं कि तीनों प्रकार कौन कौन से हैं। पहली बात तो पादपों के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कोशिकांग देखने को मिलेगा, हरित लवक, नहीं लवक देखने को मिलेगा, और लवक के अंदर भी हरित लवक, ठीक है। तो लवक 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक, ठीक है। हरित लवक की बात कर लेते हैं कि हरित लवक किसका कार्य करता है, भोजन का निर्माण करता है। आपके जो प्लांट होते हैं, प्लांट्स के अंदर आपको भी पता है, आप प्लांट्स से ही भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये क्या है, भोजन निर्माण का कौन कार्य करता है, हरित लवक करता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक के कारण ही होती है। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। आपकी जो पत्ती है, हरा रंग पत्ती का हरित लवक के कारण ही होता है। तो ये पत्ती में लीफ जो होती है और आपका स्टेम जो होता है उसमें देखने को मिलेगा। अवर्णित लवक की बात करें तो ये भोजन का क्या करता है, संग्रह करता है। बनाया किसने, क्लोरोप्लास्ट ने, और संग्रह किसने किया, ल्यूकोप्लास्ट ने। और यह कहाँ संग्रह होता है भाई, जड़ के अंदर और फल के अंदर। आप फली तो खाते हैं, पत्तियां थोड़ी खाते हैं। आप बीज खाते हैं, बीज क्या है, फली तो है। जैसे गेहूं के बीज को खाते हैं, आटा बनवाते हैं और रोटी खाते हैं, तो वो फल है। और फल के अंदर क्या है, अवर्णित लवक पाया जाता है, और जो क्या है, क्या करता है, भोजन का संग्रह। तो भोजन बनाया किसने, हरित लवक ने। वर्णित लवक की बात करें तो ये क्या है, रंग प्रदान करता है। जैसे कि रंग, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनता है भाई, ये रंग किसके द्वारा, आज जैसे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम होते हैं ना, बैंक वाले एग्जाम होते हैं, उनमें पूछा जाता है। तो आपके जो टमाटर और मिर्च का लाल रंग किस क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है, यानी किस वर्णित लवक के कारण होता है। अब ये तो पता है कि वर्णित लवक करता है, लेकिन कौन सा वर्णित लवक है, तो वो है लाइकोपेज। कौन सा साथियों, लाइकोपेज। लाइकोपेज क्या करेगा, टमाटर और मिर्च का लाल रंग लाइकोपेज के कारण। गाजर के रंग की बात करें तो गाजर का जो रंग होता है वो है कैरोटीन के कारण इस प्रकार का कैसा होता है, लाल सा होता है। चुकंदर की बात करें तो बीटा नॉन, इसमें क्या पाया जाता है, अवर्णित लवक पाया जाता है। कौन सा भाई, बीटा नॉन। फलों का पीला रंग, कई सारे जैसे आम का फल है वो पीला हो जाता है, तो किसके कारण, जेंटोफिल वर्णक है, इसके कारण क्या हो जाता है, पीला, ठीक है। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद अपन फास्ट रिवीजन में चलते हैं कि कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए साथियों, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है, एक भी ऐसा कोई तथ्य नहीं है जो कि एग्जाम में नहीं आए। यहाँ से 100% यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बायोलॉजी के अंदर, ये मेरी गारंटी है। इसलिए थोड़ी लॉन्ग वीडियो बन सकती है, तो कोई परेशानी नहीं है, बीच में अगर रिलैक्स लेके आप वीडियो को देख सकते हैं। मैं भी तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, इतना तो आप मानते हैं कि एक बंदा 8-9 घंटा लगातार हमारे लिए बोल रहा है, तो कितनी बड़ी मेहनत की बात है। तो कोशिका के प्रकार की बात करें तो कोशिका के प्रकार कितने होते हैं साथियों, ये 2 होते हैं। कितने, 2 भाई, कितने, 2। तो कौन कौन से ये भी बताओ ना, तो 2 ये बता रहे हैं ना, थोड़ा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी अविकसित, मैंने पहले ही बताई थी। प्रो मतलब पुराने, प्राइमेटिक टाइप की कोशिका, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। कितने प्रकार की कोशिका बताई, 2। कौन कौन सी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब इसके अंदर जो यूकैरियोटिक कोशिका है वो भी आगे चल के 2 प्रकार की और बढ़ जाती है, यानी पादप के अंदर प्लांट सेल और एनिमल सेल 2 प्रकार की क्या बढ़ गई, यूकैरियोटिक कोशिका बढ़ गई। तो यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, अंतर पूछा जाता है कई सारे एग्जाम में, अंतर पूछा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं साथियों। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें सभी अंग नहीं पाए जाते, क्योंकि पुरानी है। तुमको भी पता है, अगर कोई पुराना संस्थान है, अगर कोई पुरानी चीज है, अगर कोई पुराना फोन है, 3G फोन है, उसके अंदर यार 5G वाला वर्जन कहाँ से होगा, आपको भी पता है। तो यार ये पुरानी कोशिका है, इसके अंदर यार ये सभी कोशिकांग नहीं मिलेंगे। आपने अभी देखा था, कुछ ही कोशिकांग इसके अंदर मिलेंगे। इन्हें प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। यार प्रारंभिक तो कहेंगे, पहली कोशिका है। इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम पाया जाता है। भाई कोशिका सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन मिल रही है, और राइबोसोम कौन सा मिल रहा है, अभी बताई थी 70S राइबोसोम मिल रहा है, तथा शेष अंगों का क्या है, अभाव देखने को मिलता है, यानी नहीं पाए जाते हैं।
थूकैरियोटिक नहीं भाई, यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं अब। ये पूरी तरह कैसी होती है, विकसित कोशिका होती है, क्योंकि आप अभी भी देख सकते हैं यार, प्लांट्स को देख सकते हैं कितने बड़े हो जाते हैं। आप मनुष्य को देख सकते हैं, उसके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, तो किस प्रकार की विकसित कोशिका है आप सभी देख सकते हैं। इनमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, किसके अंदर, कोशिका के अंदर सभी अंग देखने को मिलेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। इसमें 80S राइबोसोम, किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका में, यानी अब की जो कोशिका है 80S मिलेगा। जैसे 3G 2G से 5G आ गया, तो इसी प्रकार 7S से 70S से 80S आ गया, ठीक है, राइबोसोम। पादप कोशिकाओं का आकार चौकर होता है। इसके अंदर सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है, ये भी बात पहले कर चुके हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो आपके दिमाग में भी बार बार क्वेश्चन जो डाउट है ना वो क्लियर होंगे। तो किस प्रकार का इस प्रकार का चौकोर प्रकार की कैसी कोशिका कहाँ देखने को मिलेंगी, इस प्रकार की कोशिका ये देखने को मिलेंगी साथियों, कहाँ, प्लांट्स के अंदर। इनका वैक्यूल बड़ा होता है, इनकी जो रसदानी होती है वो कैसी होती है, बड़ी होती है। मैंने पहले भी बता दिया, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, तो वो वाटर क्या है, ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, तो इसलिए इसकी रसदानी क्या होती है, बड़ी होती है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल मैंने बता दी है, हरित लवक का मतलब क्लोरोफिल की बात हो रही है। क्लोरोफिल किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका में। जंतु कोशिकाएं कैसी होती हैं, आपकी राउंड शेप की जो कोशिकाएं हैं वो कैसी होंगी, किसकी होंगी, जंतु कोशिकाएं होंगी। और चौकोर आपकी प्लांट, ठीक है, ये एनिमल होगी, वो जंतु होगी। इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, केंद्रक होता है। जंतुओं के अंदर सबसे बड़ा अंग कौन सा है भाई, केंद्रक, और उसके अंदर प्लास्टिड, ठीक है। क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए साथियों, सर के द्वारा एक क्वेश्चन दिया गया है कि बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में, बिना कोशिका भित्ति वाली कोशिका में क्या नहीं पाया जाता। तो आपसे पहले तो मैं एक बात बताऊं कि आपकी ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ऐसी जो कोशिका है जिसके अंदर कोशिका भित्ति देखने को नहीं मिलेगी, वो है आपकी एनिमल सेल। तो देखिए एनिमल जो सेल है, तो भाई आपसे एक बात पूछूं, लाइसोसोम मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारा प्रदान करने का कार्य करती है, ये भी मिलेगी। लाइसोसोम आत्मघाती तैली करते हैं, अगर कोई मर रहा है, कोशिका का कोई अंग कार्य नहीं कर रहा है, तो वो इसके अंदर देखने को मिलेगा। आपका क्लोरोफिल क्या कार्य करता है भाई, क्लोरोफिल हरित लवक मतलब क्या कार्य करता है, ये करता है आपका भोजन बनाने का। तो आप खुद भोजन थोड़ी बनाते हैं भाई, आप तो पकाते हैं भोजन को। तो ये जो है ना, ये प्लांट कौन सी, एनिमल सेल के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। और एनिमल सेल कैसी सेल है, बिना कोशिका भित्ति वाली सेल है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया आप सभी को पता है, कोशिका का शक्ति गृह बोलते हैं, तो ये तो आपको दोनों में देखने को मिलेगा। बाकी ये क्लोरोफिल है वो यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के आया साथियों, कन्फ्यूज नहीं होने का। अपन बात करते हैं गुणसूत्र की, क्रोमोसोम की। अब आपका टॉपिक, आपका जो नेक्स्ट कोशिकांग है, टॉपिक नहीं है, नेक्स्ट कोशिकांग है वो है गुणसूत्र। तो मानव में 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र पूछे जाते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए सर। तो मानव के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। इनकी खोज की थी वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने, यानी जो साइंटिस्ट का नाम था वो वाल्डेयर है। और इसके ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं। गुणसूत्र का जो ऊपरी भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। ये आपके सामने गुणसूत्र है, इसका जो ऊपरी भाग है उसे क्या बोलेंगे साथियों, सैटेलाइट बोलेंगे। इसके निचले भाग को टीलोमियर बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ गुणसूत्र बना लेता हूँ, जैसे ये गुणसूत्र है, तो इसे तो अपन क्या बोलेंगे, सैटेलाइट, ठीक है। और ये नीचे की जो पालियां हैं, इन पालियों को टीलोमियर बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके बीच में दशे के समान संरचना पाई जाती है। ये बीच में जो दशे के समान संरचना है ना, इसे एरॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरॉन, ठीक है। ये तो होगी आपकी क्रोमोसोम्स की बात। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही बनता है कि 23 जोड़े गुणसूत्र, कितने जोड़े मिलते हैं, 23 जोड़े। इसके बाद क्रोमोसोम के केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम कहाँ मिलेंगे, आपकी ये कोशिका है, और कोशिका के अंदर बीचों बीच केंद्रक मिलेगा, और केंद्रक में भी क्या मिलेगा, क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्रोमोसोम, इस केंद्रक में डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए, ये दोनों चीज देखने को कहाँ मिलेंगी, केंद्रक में, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर आपको बताया था मैंने कि क्या क्या होता है, डीएनए होता है और आरएनए होता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। यानी क्रोमोसोम के अंदर तो केवल डीएनए ही मिलेगा, लेकिन इस केंद्रक के अंदर आरएनए भी पाया जाता है, ठीक है साथियों। डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। जो डीएनए है, डीएनए का पूरा नाम बताऊं तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। आरएनए की बात करें तो आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक अम्ल,
एसिड की बात हो रही है। जीन के अंदर माता पिता के गुण पाए जाते हैं, यानी जो जीन होता है, डीएनए के अंदर भी क्या देखने को मिला भाई, जीन। सबसे पहले क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन। तो जीन को आनुवंशिकता का आधार यानी इकाई बोलते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि आनुवंशिकता की इकाई किसे बोलते हैं, तो जीन को बोलेंगे। किससे साथियों, जीन। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आपके जो मेल होते हैं, मेल के अंदर आपके गुणसूत्र किस टाइप में मिलेंगे, 44 प्लस XY। ठीक है, ये XY जो गुणसूत्र हैं ये लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। और फीमेल की बात करें तो यहाँ XY नहीं होगा साथियों, ये मिस्टेक हो गई, XX होगा। तो 44 प्लस XX। ठीक है, ये फीमेल में मिलेगा। इसके बाद बॉडी की बात करें अब नेक्स्ट, ये आपके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, ये इनकी कोई जानकारी नहीं है। कुछ जीवों में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की बात करें, कुछ जीवों में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो जीवाणु की बात करें तो ये क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। मटर की बात करें तो 14 क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। आपकी प्याज की बात करें तो प्याज में आपके 16 देखने को मिलेंगे। मक्का में पूछे तो मक्का में 20 मिलेंगे। ये सारे नीट के क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, आपके लेवल के नहीं है। मेढक में पूछे तो मेढक में आपके 26 हो गए, 26। टमाटर की बात करें तो 24। आपके एमएससी एंट्रेंस के जो भी एग्जाम दे रहे हुए उनमें इंपॉर्टेंट है। नींबू में 18 भी होते हैं, छोटा नींबू है तो 18 और बड़ा नींबू है तो कितने क्रोमोसोम देखने मिलेंगे, 36। मानव में 46 पहले बात हो चुकी है। अगर इसको जोड़े में बात करें तो 23 जोड़े गुणसूत्र देखने को किसमें मिलेंगे, मानव के अंदर। और उसमें अलग अलग टाइप में, जैसे कि आपके अभी बताया था, मेल में 44 प्लस XY, यानी XY क्या है, लिंग गुणसूत्र, ये कॉमन गुणसूत्र। ठीक है, 44 प्लस XX, ये किसमें, फीमेल में। ठीक है, इसके बाद आलू के अंदर 48, चिंपैंजी के अंदर, चिंपैंजी जो है 48 गुणसूत्र देखने को मिलेंगे, तंबाकू के अंदर 48 और टेरिडोफाइट्स यानी सर्वाधिक, ये बिल्कुल स्टार लगा लेना भाई, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा जो गुणसूत्र देखने को मिलेंगे वो किसमें मिलेंगे, टेरिडोफाइट, यानी कितने, 16 सर्वाधिक गुणसूत्र देखने को मिलेंगे। केंद्रक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, यह 2 प्रकार का होता है। जैसे कि केंद्रक के अंदर, जैसे केंद्रक द्रव्य होता है, तो केंद्रक के द्रव्य में कितने अम्ल पाए जाते हैं, 2 प्रकार के, डीएनए और आरएनए। ये अभी बता दी इसकी फुल फॉर्म, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद डीऑक्सी ये हो गया। यहाँ नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल क्या है। तो यह कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। डीएनए कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, एक तो केंद्रक में, न्यूक्लियस में, एक माइटोकॉन्ड्रिया में और एक मिलेगा आपको क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट ओनली प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इसकी श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, यानी डीएनए, ये डीएनए मान लो, एक और डीएनए मान लो, एक और डीएनए मान लो, एक और डीएनए मान लो, ये पूरी जो चेन बनती जा रही है इसे क्या बोलेंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। ठीक है, डीएनए से क्या बना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और जी पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो संरचना है, डीएनए की जो संरचना है, उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो न्यूक्लियोसाइड होता है और एक होता है फास्फेट समूह होता है। ठीक है, कौन कौन से, डीएनए के अंदर 2, एक तो संरचना बनेगी बड़ी, ये डीएनए मिलकर क्या एक श्रृंखला बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, दोनों विभाजित होके, विभाजित नहीं, 2 उसमें क्या मिलेंगे, 2 मटेरियल मिलेंगे। कौन कौन से भाई, एक तो न्यूक्लियोसाइड मिलेगा और एक मिलेगा फॉस्फेट समूह मिलेगा। ठीक है, 2 ग्रुप देखने को मिलेंगे। और न्यूक्लियोसाइड में आपकी एक तो होगी शुगर और एक होगी नाइट्रोजन बेस। ठीक है, जो न्यूक्लियोसाइड बना होता है किस किस के द्वारा बना होता है, एक तो शुगर के द्वारा बना होता है, एक होता है नाइट्रोजन बेस के द्वारा बना होता है। देखिए शुगर कौन सी होगी, राइबोज शर्करा होगी, किसके अंदर भाई, डीएनए के अंदर। ठीक है, और एक होगी डीऑक्सी राइबोज शर्करा होगी। बात किसकी हो रही है, डीएनए की हो रही है, ना कि आरएनए की। तो डीएनए से पूछा जाता है क्वेश्चन। और इसमें नाइट्रोजन बेस की बात करें तो प्यूरिन और पायरेमिडिन। और प्यूरिन के अंदर भी 2 प्रकार के, एडिनिन, ग्वावानिन, और पायरेडिमिन के अंतर्गत भी 2 प्रकार के, साइटोसिन और थाइमिन। तो आपका जी क्वेश्चन है ये हाई लेवल का बन जाता है, नीट लेवल हुआ, एमएससी एंट्रेंस लेवल हुआ, सीयूईटी पीजी हुआ, यूजी हुआ। तो आप ये एसएससी वाले जितने भी कंपटीशन, इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। वैसे अगर हार्ड पेपर आता है तो इनमें से क्वेश्चन जरूर फंसता है, वो भी क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि आपके डीएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजन बेस देखने को मिलेंगे। तो आप इनको याद कर लें, एडिनिन, ग्वावानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं डीएनए के एक टर्म की लंबाई, यानी ये आपके सामने डीएनए है। ठीक है, अच्छे से बनाते हैं। जैसे ये आपके सामने क्या बना दिया मैंने, डीएनए। क्या बना दिया साथियों, डीएनए बना दिया। ठीक है, इस डीएनए के जो एक टर्म, यहां से यहां तक एक टर्म हो गया, इस एक टर्म की लंबाई है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, डीएनए के एक टर्म में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं भाई, यहां से यहां तक के बीच, यानी यहां से यहां तक के बीच की बात करूं तो कितने न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, 10 न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलेंगे। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी जो कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है।
ठीक है, कितनी भाई 3.4 एंगस्ट्रॉम। यहाँ 10 न्यूक्लियोटाइड होंगे और इन 10 न्यूक्लियोटाइडों के बीचों बीच जो दूरी देखने को मिलेगी प्रत्येक के बीचों बीच वो मिलेगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ 34, यहाँ 3.4, कन्फ्यूज नहीं होना है। 0.4 कहाँ लगाना है क्योंकि इसके बीच न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, छोटी सी जगह है तो 3.4 कर देना और पॉइंट हटा के सीधा आप 34 से ट्रैक याद कर लेना। ठीक है, डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है। डबल स्टैंडर्ड का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये तो आपका सिंगल स्टैंड हुआ। ठीक है, इसके साथ मैंने एक और ये लाइन लगा दी तो ये होगी आपकी डबल स्टैंड होगी। ठीक है, इसकी खोज वाटसन एवं क्रिक नामक साइंटिस्ट ने की थी। यानी डीएनए का जो डबल स्टैंडर्ड मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया था, आपके जो साइंटिस्ट हैं वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। वैसे यहाँ वो लगाना था सर को लेकिन भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है। एडेनिन थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। यानी जो एडेनिन और थाइमिन एटीसी व्यक्त करते हैं, इनके बीच क्या देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपके और कौन से थे नाइट्रोजन बेस, एक तो था साइटोसिन और एक था आपका ग्वावानिन और साइटोसिन। जी को अपन व्यक्त कर रहे हैं किससे, जी को अपन व्यक्त कर रहे हैं, एक सेकंड, जी को अपन व्यक्त कर रहे हैं ग्वावानिन और सी को अपन व्यक्त कर रहे हैं साइटोसिन। तो इसके बीच आपका ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। और इसको अपन याद कैसे करें, तो आपका जहाँ सी बन जाए ना, और सी कितने नंबर पे आता है, ए बी सी 3 नंबर पे आता है ना, तो 3 नंबर सीधा छाप देना ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ आप डबल बॉन्ड याद कर लेना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये आपकी नीट लेवल के कंपटीशन एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन उठ के नहीं आता है। अब बात कर लेते हैं आरएनए की। किसकी साथियों, आरएनए। आरएनए कहाँ है मिल रहा है, ये केंद्र के अंदर मिल रहा है। केंद्र के अंदर ये एसिड है, इसका पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक एसिड है। इसकी संरचना की बात करें तो सिंगल स्टैंडर्ड होती है, जैसे उसमें डबल स्टैंडर्ड थी, इसमें एक ही जो स्टैंडर्ड पाया जाएगा, स्टैंड पाया जाएगा। इसमें राइबोसोम शुगर पाई जाती है। इसकी शुगर की बात करें तो राइबोस शर्करा मिलेगी। इसके नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, ग्वावानिन, साइटोसिन, किंतु थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ये आपको याद रखना है कि आपके आरएनए के अंतर्गत आपके कौन कौन से, तभी तो मैंने बोला था कि ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है नाइट्रोजन बेस, क्योंकि दोनों के अंदर डिफरेंस चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत। तो देखिए एडेनिन, ग्वावानिन, साइटोसिन तो सेम है डीएनए और आरएनए के। आगे जो थाइमिन है वो थाइमिन क्या है, थाइमिन के स्थान पर क्या आ गया, यूरेसिल आ गया। ठीक है, यूरेसिल आ गया थाइमिन के स्थान पर। ठीक है, यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। आपको मैंने बताया था कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है राइबोसोम, और राइबोसोम आपको मैंने पहले बताया था। लेकिन यहाँ बात आ रही है कि आरएनए काम करता है, तो आरएनए के अंदर अपन क्या देखने को मिलेगा, राइबोसोम देखने को मिलेगा। इसलिए ये किसका कार्य कर रहा है भाई, प्रोटीन निर्माण का कार्य कर रहा है। ठीक है, यह कितने प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का देखने को मिलेगा, एक एमआरएनए, एक टीआरएनए और एक आरआरएनए। तो एम का मतलब है मैसेंजर आरएनए, टी का मतलब है ट्रांसफर आरएनए और आर का मतलब है राइबोस आरएनए। ठीक है, राइबोसोम आरएनए। तो इसके बाद अपन बात करते हैं कि मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर जो आरएनए है इसको एमिनो एसिड या आवश्यक की पहचान करता है, यानी आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है उसकी पहचान कौन करता है, एमआरएनए करता है। उन्हें एक क्रम में सजाता है, मैसेज करने का कार्य एमआरएनए क्या होता है। अमीनो एसिड का परिवहन राइबोसोम करता है। अमीनो एसिड का जो परिवहन कौन करेगा, आपका राइबोसोम करेगा। यानी ट्रांसफर का कार्य कौन कर रहा है, राइबोसोम कर रहा है। राइबोसोम किसको, अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद राइबोसोमल एमिनो कस का काम करेगा, ये आ गया ना राइबोसोम प्रोटीन की बात हुई, तो ये किसका कार्य करेगा, आपका राइबोसोम का कार्य करेगा। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कि डीएनए से आरएनए बनना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए कि डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से पुनः डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी डीएनए से, सबसे पहले डीएनए से क्या बना, आरएनए, और इसको बोलते हैं अपन क्या, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इसको बोल देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आरएनए से क्या बनेगा, अपन बनाना चाहें तो आरएनए से अगर अपन डीएनए बनाएं तो इसको बोलेंगे, रिवर्स का मतलब बैक लगा दो तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसके बाद आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। देखिए जैसे कि यहाँ देखो कि डीएनए से क्या बना, आरएनए, तो इसको बोलेंगे अपन ट्रांसक्रिप्शन। और इसके बाद आरएनए से अगर बन गया डीएनए तो इसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक है डीएनए से डीएनए, तो डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन यानी फोटोकॉपी हो रही है। इसके बाद अपन आरएनए से जो प्रोटीन बनती है, क्योंकि आरएनए के अंदर क्या बोल रहे हैं, राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम से क्या बन रही है, प्रोटीन, तो इसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो आपके ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वाली जो ग्राफ है इसको आप अच्छे से याद कर लेना साथियों। एक बार फिर से रिवीज करा देता हूं इसका रिवीजन कि डीएनए से डीएनए बनना यानी डीएनए की डीएनए फोटोकॉपी रेप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन,
नहीं नहीं नहीं, डीएनए से आरएनए आपका ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए, बैक गियर लगा दो और ये हो गया आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है साथियों, ये कहलाता है ट्रांसलेशन। ठीक है, इसके बाद आपका जो टॉपिक आ जाता है, अब कोशिका के अंदर ये एक पार्ट है, एक टॉपिक आ जाता है कोशिका के अंदर कि कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, सेल डिवीजन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए सेल डिवीजन की बात कर लेते हैं कि ये कोशिका जब टूटकर, जैसे ये कोशिका है, ये टूटकर जब दो कोशिकाएं बनाती हैं, इन दो कोशिकाओं को अपन कहते हैं डॉटर सेल। ठीक है, डॉटर सेल यानी पुत्री कोशिकाएं बनाई, ये क्या कौन सी सेल है, मदर सेल। ठीक है, तो अपन की जो कोशिका विभाजित होती है उसे तो मदर सेल बोलते हैं, और जो विभाजन के बाद बनने वाली कोशिकाओं को अपन डॉटर सेल बोलते हैं। तो देखिए ये जो है, ये दोनों, ये चीज़ हो रही है, ये विभाजित हो रही है, इसे ही अपन क्या बोलते हैं भाई, विभाजन बोलते हैं। जैसे एक परिवार का विभाजन होता है, जैसे भैया की शादी हुई, भैया अलग हो गया, एक दूसरे भैया की शादी हुई, दूसरा भैया अलग होता है, इस प्रकार परिवार का विभाजन होता है, ऐसे ही यहाँ विभाजन देखने को मिलता है। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल बोलते हैं, ये पहले बता दिया है। और विभाजन के बाद बनने वाली जो कोशिका है, न्यू कोशिका है, इनको, ये न्यू है, इन दोनों को अपन डॉटर सेल बोलेंगे। जंतुओं में कोशिका विभाजन क्रोमोसोम के द्वारा, ये पहले बात हो चुकी है। और जो प्लांट्स है उनके अंदर कोशिका विभाजन आपके सेल प्लेट के द्वारा देखने को मिलता है। यानी कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को जो स्टार्ट करता है उसका नाम है, उस कोशिका का नाम है आपका क्रोमोसोम साथियों। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से देखने को मिलेगा आपको, एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। यानी हिंदी में बात करें तो सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कि असूत्री विभाजन यानी एमाइटोसिस की बात करते हैं। तो ये केवल जो एमाइटोसिस है, ये विभाजन ऐसे होगा जैसे एक कोशिका है आपकी और इस कोशिका का विभाजन हुआ, तो विभाजन होने के बीच से ये कोशिका का क्या है कि आपकी ये कोशिका क्या है, मुड़ जाएगी। मुड़ कैसे जाएगी, जैसे ऐसे मुड़ जाएगी, आगे और मुड़ जाएगी, और लास्ट में ये क्या है कि दो कोशिका, पुत्री कोशिकाओं का क्या करेगी, निर्माण करेगी। ये कौन सी कोशिकाएं होंगी, पुत्री कोशिकाएं यानी डॉटर सेल, और ये आपकी मदर सेल। ठीक है, तो देखिए ये जो ऐसा डिवीजन देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपका बैक्टीरिया यानी जीवाणु, और वायरस यानी विषाणु, और सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोबैक्टीरिया। ठीक है, प्रोकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक यानी पुरानी प्रकार की जो कोशिकाएं उनमें देखने को, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा विभाजन देखने को मिलेगा भाई, असूत्री विभाजन। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं समसूत्री विभाजन का। इंपॉर्टेंट विभाजन है भाई, अपने अंदर ज़्यादातर देखने को यही मिलता है। तो यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। आपकी जो सोमैटिक सेल होती है उसके अंदर कौन सा देखने को मिलता है, समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। जनक कोशिका, जनन कोशिका, जैसे कि आपके बॉडी के अंदर आप अगर मेल हैं तो आपकी बॉडी के अंदर स्पर्म है जनक कोशिका, और आप अगर फीमेल हैं तो फीमेल के अंदर आपकी अंडाशय। ठीक है, ओवम। तो छोड़कर सारी सभी कोशिकाएं होती हैं वो कायिक कोशिकाएं होती हैं। इसमें एक मदर सेल होती है। मदर सेल टूटकर क्या, किसका निर्माण करती है साथियों, डॉटर सेल का निर्माण करती है। दोनों ही डॉटर सेल को क्रोमोसोम संख्या में समान रहते हैं, यानी डॉटर सेल जो होती हैं, जैसे कि एक कोशिका है, ये कोशिका ने मिलकर आगे जो डॉटर सेल बनाई थी, इसमें जिसकी गुणसूत्र की संख्या देखें तो आपकी एक भी कम नहीं होती, सेम होती है। कायिक सेल की बात करें, इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। अगर बात करें कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट अवस्थाएं हैं समसूत्री विभाजन की, 5 अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो समसूत्री विभाजन की 5 अवस्थाएं जो हैं, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इंटरफेज की बात करें तो सबसे बड़ी अवस्था है। आपसे क्वेश्चन बनता है कि आपके जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, उसमें सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है, इंटरफेज होती है। तो इंटरफेज के अंतर्गत क्या होता है कि डीएनए का निर्माण होता है, और डीएनए तथा क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। डीएनए का निर्माण होगा, उसके बाद क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। प्रोफेज की बात करें, स्प्लेंडर फाइबर यानी तरकु धागा का निर्माण प्रारंभ हो जाता है तथा केंद्रक का विभाजन होता है। यानी जो प्रोफेज होती है इसमें केंद्रक जो है, यानी कोशिका के अंदर बीचों बीच जो केंद्रक है, केंद्रक क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। मेटाफेज की बात करें कि इसमें स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। सबसे कैसी अवस्था है, महत्वपूर्ण, इंपोर्टेंट अवस्था है, इसका सबसे अच्छा अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद एनाफेज की बात करें, उसके बाद टीलोफेज की बात करेंगे। तो एनाफेज सबसे छोटी अवस्था है। इसमें क्रोमोसोम तथा कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। जैसे ध्रुवों की ओर, जैसे 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, ये ऐसे ध्रुव होते हैं। तो ये जो कोशिकांग है ये इधर ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद टीलोफेज की बात करें कि यह अंतिम अवस्था है और इसमें विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है और कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं और स्प्लेंडर फाइबर क्या हो जाते हैं, ये जो फाइबर हैं ये गायब हो जाते हैं और डिवीजन हो जाता है। ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, कोशिका में जैसे रिमार्क करते हैं कि कोशिका में होने वाली निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन से होते हैं। जैसे आपके कोई चांटा मार दिया, आपके कोई लग गई, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, जैसे आपके कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं, तो उनका जो विभाजन होता है ना, विभाजन की उनको भरपाई कौन करता है, कोशिका विभाजन में कौन सा विभाजन करता है, समसूत्री विभाजन करता है। ठीक है, छिपकली तथा चूहा का पूछ समसूत्री विभाजन द्वारा निकल आता है। जैसे छिपकली की पूछ काट देते हैं और पूछ काटने के बाद वो छिपकली की पूछ क्या हो जाती है, वापस आ जाती है, किस विभाजन के कारण, समसूत्री विभाजन के कारण आ जाती है। ठीक है, इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन है आपका तीसरा नंबर। इसकी बात कर लेते हैं
कि यह विभाजन केवल जनक कोशिका में देखने को मिलेगा। जनक कोशिका कौन सी है? ओवम और स्पर्म। ओवम किस में जैसे अंडाशय की बात करें तो ये है फीमेल के अंतर्गत, और मेल की बात करें तो स्पर्म। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। कितनी हो जाती है साथियों? क्रोमोसोम की अर्धसूत्री विभाजन में जैसे कि आपकी जो डॉटर सेल है, नहीं मदर सेल है, उसमें 2n है गुणसूत्र की संख्या, तो आपकी जो डॉटर सेल बनेगी, डॉटर सेल में आपके गुणसूत्र की संख्या n देखने को मिलेगी। ठीक है, n देखने को मिलेगी। इसमें एकमात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का बंटवारा होता है, यानी एक से कितनी पुत्री कोशिकाएं बनेगी? 4। ठीक। इसके बाद बात करें कि इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है और इसका प्रोपेज अवस्था की घटना होती है। ठीक है, इसके बाद इनका प्रोपेज अवस्था सबसे बड़ा होता है। प्रोपेज कैसी अवस्था होती है? सबसे बड़ी किसमें? अर्धसूत्री विभाजन में। जैसे कि आपके ये मेल है और ये फीमेल है। आपके ये ऑटोसोम कितने हैं? आपके 44 हैं, और इसमें एक्स वाई की बात करें तो ये एलोसोम कहलाते हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि आपके जो कायिक गुणसूत्र होते हैं उनको ऑटोसोम बोलते हैं, और आपके जन्य गुणसूत्र होते हैं एलोसोम बोलते हैं। ठीक है साथियों, ये कन्फ्यूज नहीं होने का, बिल्कुल एंट्रेंस में क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एलोसोम की बात करें तो एक्स वाई ये एलोसोम हो गए, क्योंकि ये कैसे जन्य गुणसूत्र हैं। तो इसकी बात करें विभाजन होगा कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या हो जाएंगे? आधे आधे हो जाएंगे, और इनका जो विभाजन हो जाएगा आधा आधा हो जाएगा। तो ये विभाजन हो गया। विभाजन के बाद आपके चाइल्ड के अंदर कितने गुणसूत्र देखने को मिलेंगे? 40 गुणसूत्र देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद सिंड्रोम की बात करें, इसके अंदर जो टॉपिक बनता है सिंड्रोम का बनता है, ये रोग हैं, डिजीज हैं। तो देखिए जो क्रोमोसोम होते हैं, अभी आपने देखे थे क्रोमोसोम कितने थे आपके? 46। और इन 46 की बात करें तो इनमें होने वाली अनियमितता, यानी इनमें कमी हो जाए या बढ़ोतरी हो जाए क्रोमोसोम्स में, इसके कारण शरीर में क्या हो जाते हैं? असामान्य लक्षण यानी असामान्य कैरेक्टर दिखने लगते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो देखिए आपके जो सिंड्रोम है उनकी बात करते हैं, तो देखिए पहला जो सिंड्रोम है उसको अपन बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। ये सिंड्रोम किसकी वजह से हो रहा है? आपके क्रोमोसोम के अंदर क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। तो देखिए इसमें क्रोमोसोम की जो संख्या है वो 45 हो जाती है, यानी एक क्रोमोसोम क्या हो गया? गायब हो गया। और एक क्रोमोसोम गायब होने से क्या हो रहा है? टर्नर सिंड्रोम होता है। और यह टर्नर सिंड्रोम केवल फीमेल में देखने को मिलता है। इसमें स्त्रियों का शरीर कैसा हो जाता है? अविकसित हो जाता है, और भाजपन, आप जानते हैं कि जो स्त्रियां होती हैं उनके बच्चा बच्ची पैदा नहीं होते हैं, तो ये भाजपन का गुण देखने को मिलता है। किस सिंड्रोम के कारण? टर्नर सिंड्रोम के कारण, क्योंकि उनके अंदर क्या है कि उनके अंदर जो गुणसूत्र हैं वो गुणसूत्र में क्या है? कमी आ जाती है, और कमी आने के बाद कितने रह जाते हैं? 40 की बजाय 45 रह जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन स्त्रियों में क्या है? भाजपन जैसी बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद अपन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो इसमें क्रोमोसोम की जो संख्या है वो 47 हो जाती है, यानी एक क्रोमोसोम क्या होता है? +1, यानी बढ़ जाता है। यह केवल पुरुषों में देखने को मिलता है, यानी मेल में देखने को मिलता है, और पुरुष कैसा हो जाता है? नपुंसक हो जाता है, यानी ये भी बच्चा पैदा करने के लायक नहीं बनता है। इसके बाद डाउन सिंड्रोम की बात करें तो डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है 47 देखने को मिलती है, और मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलता है। इसमें शरीर का बेंडल हो जाता है, यानी शरीर का आकार कहीं से बड़ा हो जाएगा, जैसे हाथ आपका बड़ा हो गया, जैसे आपका पैर एक पैर इतना बड़ा हो गया और एक पैर छोटा रह गया, तो इस प्रकार का। जीभ और होठ मोटा हो जाता है, जैसे आपकी जीभ कैसी ऐसी मोटी हो गई और होठ ऐसा मोटा हो गया, तो ये किसका कौन से सिंड्रोम की बात हो रही है? डाउन सिंड्रोम की बात हो रही है। मनुष्य मंदबुद्धि का हो जाता है, यानी उसकी सोचने समझने की क्षमता है वो कम हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को मंगोलाइड कहते हैं। मंगोलाइड बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये सिंड्रोम वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि कितने गुणसूत्र की कमी से कौन सा रोग होता है, ये बोलते हैं। पटाउ सिंड्रोम की बात कर लेते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। कितनी हो जाती है साथियों? 47 हो जाती है, और यहाँ मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलता है। कितनी हो जाती है? 47 की बात हो रही है, और ये मेल फीमेल दोनों में देखने को मिलता है। इसमें व्यक्ति मंदबुद्धि का हो जाता है, इसके ऊपर होठ कट जाता है, यानी जो ऊपर का होठ होता है मनुष्य के वो कट जाता है। तो ये कौन सा सिंड्रोम देखने को मिलेगा आपको? पटाउ सिंड्रोम देखने को मिलेगा। वायरस यानी विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी 4 स्टार लगा लीजिए। तो वायरस जो है, विषाणु जो है, वो कोशिका सिद्धांत का क्या है? वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, यानी कोशिका सिद्धांत की पालना नहीं करता है। और कोशिका सिद्धांत दिया किसने था? स्लीडन एवं श्वान के अंतर्गत। तो ये आपके जो कोशिका थी उसका कंप्लीट रिवीजन हो चुका है। इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो अपना ऊतक है, ऊतक की बात करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ, और लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना है तो इतना तो बनता ही आपके लिए। थैंक यू।